अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबरें देंगे, एक तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो काम कर रही है कि पीटीआई के अगेंस्ट जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ना है वो क्या 3 वे स्ट्रेटजी होगी जिससे पीटीआई को मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन में उड़ा के रख दिया जाएगा। वो हम आपको आज ज़रा वो पूरा प्लान जो अभी तक बन रहा है उस पर कुछ बताएंगे, जिस पर काम चल रहा है। मतलब वो चीज़ें वैसे ही एग्जीक्यूट हो रही हैं जैसे वो 3 वे हैं। इसके अलावा हम आपको जड़ावाला वाक़या पर भी तबसरा करेंगे और जो सिंध में एक बच्ची को कत्ल किया गया उस पर भी बात करेंगे। जबकि मैं अपने सीनियर और मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेड हैं, जिनसे मेरा एक ज़ाती एहतराम का बहुत करीबी रिश्ता है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनके वज़ीर इत्तलात बनने पर भी असद तूर अनसेंसर्ड अपनी एडिटोरियल पोजीशन आज देगा। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो जड़ावाला वाक़या है। हम कल से शोर कर रहे थे, ट्विटर पर ट्वीट्स कर रहे थे, वीलॉग भी किया, और वही हुआ ना। सामने कौन आई कि वो एहतजाज में तेज़ी और जलाओ गिराओ तब शुरू हुआ जब टीएलपी वाली क़यादत ने उस एहतजाज को टेक ओवर किया। तो ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बनाई गई है, ये जो इनको ब्लास्फेमी का वेपन दे दिया गया है, जो इनको ठेकेदार बना दिया गया है नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ठीक है, इसने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। बैनुल अक़वामी तौर पे हमारा तशख़्ख़ुस आज हमारे मुंह पे रोज़ कालक मली जाती है, ठीक है। कभी ये किसी की इबादतगाह जला रहे हैं, कभी किसी के इबादतगाह तोड़ रहे हैं, कभी ये किसी की इबादतगाह में घुस रहे हैं, कभी ये किसी के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी ये किसी के पीछे भाग रहे हैं, कभी ये पुलिस एहलकारों को शहीद करते हैं, कभी ये, ठीक है, दुकानें जलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं, धरने देते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, दूसरी जमातों का वोट बैंक काटते हैं। ये जुनूनी, ये दरिंदे, आप बताइए कल के हमारी जो जड़ावाला से जो गई है हमारे इमेज पूरी दुनिया में, और जिस तरह से हुकूमत उधर बेबस नजर आई, और जिस तरह से हमने अपना एक असिस्टेंट कमिश्नर, कभी रियासत ने सरेंडर किया है टीएलपी के? अगर हम पिछले 5-7 साल से सरेंडर ही किए जा रहे हैं, सरेंडर ही किए जा रहे हैं। 2017 में हमने अपना वजीर इत्तलात और वजीर दाखिला इनके आगे सरेंडर किया, क्योंकि तब जनरल फैज हमीद और जनरल कमर बाजवा इनको लेके आए हुए थे, उन्होंने इनको बनाया था। फिर उसके बाद से आप देखिए, कभी कहीं पुलिस एहलकार शहीद हुए तो फिर हमने आके मुफ्ती मुनीब से कभी मिन्नतें करवाई, कभी अकील करीम ढेडी इनके पैरों में फेंका, कभी हमने वो सैलानी ट्रस्ट वाला, वो क्या नाम है उसका, वो जालसाज मौलवी, वो फेंका। ये सारे हम इनके आगे फेंकते रहते हैं और ये हर दफा दंदनाते हुए आते हैं, करके चले जाते हैं। कभी वो श्रीलंकन शहरी जला दिया जाता है उधर सियालकोट की फैक्ट्री में, कभी इस मुल्क में मिशाल खान को जिंदा बेदर्दी से कत्ल किया जाता है, कभी किसी को, और कोई रियासत इनको पूछने वाली नहीं। ये अगले इलेक्शन की फिर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये भी चंद हफ्ते पहले 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर के लिए रैलियां निकाल रहे थे, कराची से लेके वो जी साद रिजवी चले हुए हैं, वो कभी घोड़े पे भाग रहा है, कभी मोटरसाइकिलों पे उसकी वीडियो आ रही है। अजीब तमाशा है इस मुल्क के अंदर। ये मुल्क तो बनाना रिपब्लिक से भी आगे चला गया। जो क्रिश्चियनों की बस्तियां जला रहे थे, चर्चेस जला रहे थे, उनके खिलाफ बजाय कानूनी कार्रवाई होती, उनकी बात मान के जो असिस्टेंट कमिश्नर था, सिर्फ इसलिए कि वो बेचारा क्रिश्चियन था, उसको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया जड़ावाला से। एक क्रिश्चियन के घर के बाहर कुरान पाक के चंद अरवाक गिरे हुए मिले और इल्ज़ाम लगा दिया गया कि शायद इन क्रिश्चियन घर वालों ने ये फाड़ के फेंके, और उस पर ये टीएलपी वाले चढ़ गए, मसाजिद में ऐलान करने लग गए। और फजर की नमाज के वक्त से ऐलानात हो रहे थे कि पहुंचो, उनके
घरों को जलाना है और सब कुछ करना है, और वो बेचारे घर छोड़कर भाग गए। अब सोचिए, एक छोटी सी अक़लियत क्या हमारी मुक़द्दस किताब कुरान पाक को हमारे मुल्क में रहते हुए जला सकती है, ये फाड़ सकती है? वो बेचारे जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन अब इलेक्शन करीब आ रहा है, टीएलपी को अपना बयानिया खड़ा करना है, यही ख़त्म नबूवत वाला, और वो अब इसके ऊपर चढ़ के वो कभी क्रिश्चियन बस्तियां जला रहे हैं, कभी चर्चेस जला रहे हैं। एक नहीं 5 चर्चेस जला दिए। क्रिश्चियंस बेचारों का पूरा कब्रिस्तान में तोड़फोड़ कर दी सारी। आप जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पूरा एक मुआहदा वो रात को शादेब खानदादा ने चलाया अपने शो में, उसका आखिरी जुमला बड़ा अहम था। वो ये था कि जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क्रिश्चियंस को उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके एहतराम, उनकी इबादत गाहों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हैं, उनकी बहनों बेटियों की तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराते हैं, उसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी जुमला कहते हैं ये मुआहदा मुसलमानों का सिर्फ इस जगह के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है, और ये ताक क़यामत रहेगा। क़यामत के दिन तक मुसलमान इस मुआहदे का एहतराम करेंगे। कल किसने जड़ावाला में फिर उस मुआहदे को तोड़ा जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके गए हैं? कोई हमें जवाब दे। और ये उन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदे को तोड़ने वाले ये ठेकेदार हैं नामूस रसालत के, ये टीएलपी वाले। बात करते हैं फिर कहते हैं कि पूरी दुनिया हमें इस नज़र से क्यों देखती है? तमाशा है इस मुल्क के अंदर। और वो लाए हैं हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, ये टीएलपी वाले और सारे, वो मरकज़ी मुस्लिम लीग एक अलहदा बन गई हुई है, वो उनकी लश्कर तैयबा वालों की, हाफिज सईद वालों की, वो अलहदा इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। 1.5 साल हो गए उसको बने हुए। उसने कहीं पंजाब इलेक्शन के लिए टिकटें भी कुछ बांटी हुई है 148 के करीब। क्या तमाशा है इस मुल्क के अंदर। फिर कहते हैं हमें FATF की ग्रे लिस्ट में क्यों डालते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने आप कर रहे क्या है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने पॉलिटिकल डिज़ाइन बनाए हुए हैं। आपने 2017 में PMLN को निकालना था तो आपने TLP बना ली, फिर बाद में उसी TLP को जूते मार के डब्बे में बंद करने की कोशिश की थी, वो जिन डब्बे में बंद ही ना हुआ। अब फिर ख्याल आया कि इस दफ़ा PTI को कट टू साइज करना है, तो फिर TLP मैदान में है। कुछ ख्याल कीजिए, इस मुल्क के ऊपर को रहम कीजिए। और फिर अब किस किस्म का ये मुल्क है? वो अभी चंद दिन पहले वो उस बच्ची का वाक़या आया रिजवाना का, वो जो जज ने उसको और उसकी बीवी ने जिस तरह जानवरों की तरह उसको नोचा, ठीक है, उस जज को भी OSD बनाते बनाते लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को कोई 3 हफ्ते लगे हैं, ठीक है। कल रात उसको OSD बनाया। इमरान खान की जमानतों के लिए ये जजेस लाहौर हाई कोर्ट के सिर्फ जमान पार्क जाके नहीं बैठते थे, बाकी सब कुछ कर रहे थे। अपने जज ने एक जानवरों वाला सलूक किया एक गरीब की बच्ची के साथ, तो इनको 3 हफ्ते लगे उसको OSD बनाते हुए। और इतना उसके ऊपर सारा डिस्कस हुआ, लेकिन इस मुल्क में किसी को शर्म नहीं आई। आज भी लोगों के घर अंडर एज बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं। कम से कम हम एज ए माशरा भी अगर हमारे अंदर ज़मीर हो तो हम उसके बाद ही कहें कि यार अब बच्ची नहीं घर पे मुलाजिम रखनी, बच्चा नहीं रखना, ये वाकई एक गुनाहगार काम है। हम बजाय इसके कि ये लोग गरीब हैं, ये अपनी बच्ची को नहीं पाल सकते, ये बच्चे को पाल नहीं सकते, इसलिए हमारे पास मुलाजिम रखवा रहे हैं कि चलो इनके 4 पैसे बनने को और हमारी इनकी बच्ची को हम घर पे खाना भी खिलाते रहेंगे और काम ले लेंगे। तो उससे बेहतर हम इस बच्ची को ज़ेरे कफालत ले लेते हैं। इसके पेरेंट्स को कहते हैं वैसे हम तुम्हें 10,000 रुपये महीना दे देंगे, तुम इस बच्ची को काम नहीं करवाओगे बल्कि इसको स्कूल भेजोगे। यही हम छोटे बच्चों के साथ भी करें, लेकिन नहीं। अब कल वो सिंध में जो वाक़या पेश आ गया, वो एक बच्ची, वो एक सो कॉल्ड पीर है उस इलाके का सदशाह, उसके घर वो मुलाजमा थी, ठीक है। और वो 10 साल की बच्ची, वो जो CCTV वीडियो मैं तो देख नहीं पाया, वो तड़प रही है, वो बैठा हुआ बिस्तर के ऊपर देख रहा है उसको तड़पते हुए। जानवर भी इससे बदतर होते हैं क्या? मेरा नहीं ख्याल जानवर भी इतने बदतर होते हैं। तो जानवरों से बदतर हैं, दरिंदों से बदतर हैं ये लोग। वो 10 साल की बच्ची है कि हम में से किसी की बेटी नहीं है, किसी की कोई बहन नहीं है छोटी, कोई हमारे अंदर ज़मीर मर गए हैं। हम अपनी बच्चियों पे हमें कितना प्यार आता है। मतलब मैं तो मानता हूँ कि मुझे कभी भी बेटे की ख्वाहिश नहीं रही, मुझे बेटियों की ख्वाहिश रही है। मेरा अपने भतीजों से बड़ा वाजिबी सा ताल्लुक था, मेरी अपनी भतीजियों से बहुत ज़्यादा प्यार है।
मेरा अपने दोस्तों की बेटियों के साथ, जो मेरी भतीजियां, मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा प्यार है। हम 2 लम्हे के लिए सोचते नहीं कि ये भी किसी की बच्ची है। जिस तरह हमारी बेटी, हमारी भतीजी, हमारी भांजी हमारे करीब आती है तो हमारे दिल को सुकून मिलता है, हमें उसे देख के एक हमारा जज्बात ही अजीब होते हैं। तो क्या इनको क्यों नहीं देख के होते? ये भी तो बेटी है ना, ये भी तो हमारी भतीजी होगी, ये भी हमारी भांजी हो सकती है, वही है ना, ये हो सकती क्या है ही वो। हम सोचते नहीं, हम जानवर बने हुए हैं, घरों में रखी हुई हैं। आज भी खुदारा रहम कीजिए जो घरों पे आपने बच्चे बच्चियां रखे हुए हैं अंडर एज, उनसे काम लेना छोड़िए, उनको ज़ेरे कफालत ले लीजिए। आप पे खुदारा, अगर आप साहिब इस्तात हैं, इनको ज़ेरे कफालत लीजिए, इनको मुलाजिम ना बनाइए अपना। अब इससे आगे आ जाइए कि जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, मेरा बहुत ही उनसे एहतराम का रिश्ता है और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमेशा मुझे बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह बहुत प्यार देते हैं, बहुत मौका देते हैं, बहुत वो करते हैं मेरा रिगार्ड में। मेरा और उनका लेवल का ही बहुत फ़र्क है, सहाफ़त में एक्सपीरियंस का बहुत फ़र्क है। मैं बहुत ही मामूली सा एक सहाफ़ी हूँ। इसके अलावा, इसके बावजूद मुर्तज़ा सोलंकी साहब मुझे हमेशा इतने प्यार से मिले हैं कि लाइक मेरे जैसा मामूली सहाफ़ी के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात होती है कि अगर इतना बड़ा शख्स आपको बहुत प्यार से मिले, और प्यार से मिले नहीं, आपसे प्यार करे भी, तो वो मुर्तज़ा भाई ने हमेशा मुझसे वो रवैया रखा है। और इसलिए मैं बड़े भारी दिल और के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब वज़ीर इत्तलात बनने जा रहे हैं इस काबीना में। मैं माज़रत के साथ मुर्तज़ा भाई, मैं दुखी हुआ हूँ आपके इस फैसले से कि आप एक ऐसी काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो फ़ौज तश्कील दे रही है, जिसमें जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़, उससे लेकर जो वज़ीर दाखिला बनने जा रहा है सरफराज बुगटी, इन सब के हाथों पे बलूचों का खून है। ये उस रियासती बयानिया के हामी हैं जिसमें ये लापता बलूचों को मानने को तैयार नहीं है कि वो लापता हैं। कल जाहिद हुसैन साहब का आर्टिकल पढ़िए कि उन्होंने लापता बलूच अफराद पर बात की, तो ये उस अनवारुल हक काकड़ उनको पड़ गया। ठीक है, ऐसे निगरान हुकूमत जो मुल्क के लिए नहीं, फ़ौज के लिए काम करने के लिए वजूद में लाई जा रही है, उसमें मुझे दुख होगा कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब उसका हिस्सा बनेंगे। मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात होगी, मुझे दुख होगा। काश वो ये फ़ैसला ना लेते तो मुझे बहुत खुशी होती। ये तो चाहेंगे कि ऐसे नाम को ये अपनी काबीना का हिस्सा बनाएं ताकि ये अपनी जो स्याह कारनामे हैं उनको कवर कर सकें, लेकिन हमें ऐसे पर्दा डालने वाले कामों में हिस्सा डालने से गुरेज करना चाहिए। इंसान, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मतलब मेरी जो हमेशा से मेरा क्रिटिसिज्म है, लड़ाई नहीं है, मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, सहाफ़ी लड़ता नहीं होता, ना ही वो होता है, वो नाकिद होता है। मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों का नाकिद हूँ, मैं उनकी ज़ात का नाकिद नहीं हूँ। मेरी कोई जनरल आसिम मुनीर से ज़ाती लड़ाई नहीं है, मेरी कोई जनरल कमर बाजवा से ज़ाती लड़ाई नहीं है। मैं तो थ्रू आउट कंसिस्टेंट हूँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तनकीद में। उसकी बुनियादी वजह उनकी पॉलिसीज़ हैं, और वो यही पॉलिसीज़ हैं जो अभी भी चल रही हैं। आप देखिए ना, ज़ियाउल हक के दौर से उस शुरू कर दीजिए
दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई, इंतहापसंदी पाकिस्तान में आई, फ़िरकावारीत पाकिस्तान में आई, और ड्रग्स का कल्चर आया। मुशर्रफ ने इसको मज़ीद बढ़ाया। टीटीपी और दीगर तंजीमें मुशर्रफ के दौर में वजूद में आई, ठीक है। फिर इनको जमहूरियत से नफ़रत में इन लोगों ने इमरान खान को परवान चढ़ाना शुरू किया, धरने दे दे कर पूरा मुल्क डिस्टेबल रखा। सुप्रीम कोर्ट साथ मिला के इलेक्टेड वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी से नवाज शरीफ तक को डिस्क्वालीफाई किया, उनकी सियासत ख़त्म की, ठीक है। और बड़े चाव मान से पीटीआई लाए और पाकिस्तान की मईशत हमेशा के लिए तबाह कर दी, और मुझे नहीं लगता ये मईशत अब इनसे रिकवर हो पाएगी। उसके बावजूद आप कहते हैं कि यार मैंने ये इतने गलत तजर्बे किए कि पूरा मुल्क तबाह कर दिया, अब मैं हाथ जोड़ के इस कौम से माफ़ी मांग के बैक सीट पर बैठ सकता हूँ और मुल्क इसके मुंतखब नुमाइंदों के हवाले करता हूँ कि वो मुल्क चला लें। लेकिन आज भी ये कहते हैं कि नहीं, मुल्क हम नहीं चलाना है। तो फिर उसमें मुर्तज़ा सुलंगी साहब जैसे उजले लोग अगर हिस्सा बन जाए तो फिर मुझे तो अफसोस ही होगा। तो बहरहाल अब जो स्ट्रेटजी पे काम चल रहा है वो जो लोग जानते हैं बताते हैं कि 3 वे स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी वो है जो 1990, 97 और 2002 में बनाई गई और इस्तेमाल की गई और कामयाबी से इस्तेमाल की गई। अब ये तीनों स्ट्रेटजीज को एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा। 90 की स्ट्रेटजी ये थी कि पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकना था। तो किया ये गया कि पीपल्स पार्टी का 1-on-1 मुकाबला किया गया। ये 1-on-1 कैसे मुकाबला किया गया? ये 90 के इलेक्शन में ये किया गया कि हर हलके में जो दूसरे नंबर पे इलेक्शन में उम्मीदवार आया था उसको पीपल्स पार्टी के मुकाबले में खड़ा किया गया, और दीगर किसी कैंडिडेट को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। सब पार्टियों को कहा गया कि आप इस एक कैंडिडेट को सपोर्ट करें, और यूं वो एक कैंडिडेट तमाम जमातों के वोट से पीपल्स पार्टी का मुकाबला करता था और जीत जाता था। तो यूं पीपल्स पार्टी 90 का इलेक्शन हार गई। फिर 97 में क्या किया गया? 97 में ये किया गया कि पीपल्स पार्टी के वोटर को बहुत ज्यादा डीमोरलाइज किया गया। इतना किया गया कि वो अपनी जमात को वोट करने ही ना निकला, और यूं पीपल्स पार्टी 17 जमातों की जमात रहेगी, ठीक। फिर 2002 में क्या किया गया? अब नून लीग को कटोसाइज करना था, तो नून लीग से तमाम, हालांकि नून लीग का वोट बैंक इंटैक्ट था, लेकिन नून लीग के पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा। नून लीग के तमाम कैंडिडेट्स लेके PMLQ बना दी गई, सवाए इसके चंद जो नून लीग के लॉयलिस्ट बचे, जिनमें जावेद हाशमी थे, एहसन इकबाल साहब थे, ख्वाजा आसिफ साहब थे, तहमीना दौलताना साहिबा थी, खुरम दस्तगीर साहब, लाइक ये लॉट बची, बाकी सब छोड़ के चले गए। तो उससे हुआ ये कि वोटर होने के बावजूद उस वोटर को मोबिलाइज करने के लिए नून लीग का कैंडिडेट फील्ड में मौजूद नहीं था। तमाम इलेक्टेबल्स जा चुके थे। तो नून लीग सुकड़ के 18 सीटों की जमात रहेगी, बावजूद इसके कि नून लीग के पास बड़े पैमाने पर वोटर तब भी मौजूद था। तो अब ये किया जाएगा, यही 3 वे स्ट्रेटजी होगी। कई हलकों में 1-on-1 मुकाबला किया जाएगा, जहां पे PTI के तगड़े कैंडिडेट्स होंगे कि तमाम जमातें एक कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी PTI के मुकाबले में। कहीं पर जो स्ट्रेटजी होगी फिर कि जो इलेक्टेबल्स हैं PTI के वो निकाल लिए जाएंगे, ताकि PTI के पास अगर कैंडिडेट होंगे भी तो वो फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे जिनको हल्के का एक्सपीरियंस नहीं होगा कि पोलिंग डे को वोटर को पोलिंग स्टेशन तक लाना कैसे है, ज़राए कैसे देने हैं, कैंपेन कैसे चलानी है। तो इलेक्टेबल्स नहीं होंगे। फिर तीसरी कि PTI का वोटर मुकम्मल 97 की तरह डीमोरलाइज कर दिया जाएगा, और जब बिल्कुल डीमोरलाइज होगा तो वो वोट करने निकलेगा। और ये अगर 10-15% भी डीमोरलाइज कर दिया तो PTI का जो एक दूसरी जमातों से जो वोट बैंक है वो इतना ही ज़्यादा है ना, तो वो उधर वोट ही नहीं वो रहेगा। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, और इस अंदाज में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा जो अगला होगा।
और उसके लिए अब ये इंटरिम गवर्नमेंट का टेन्योर जो होगा ये इस्तेमाल किया जाएगा पीटीआई के वोटर को डिमोरलाइज करने के लिए, पीटीआई के कैंडिडेट्स जो इलेक्टेबल्स हैं उनको पार्टी छुड़वाने के लिए कि कैंडिडेट ही पीटीआई बस ना बचें, और फिर आखिर में फिर देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पर अभी भी तगड़े कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के पास, तो वहाँ पर फिर ये 1-on-1 इलेक्शन की स्ट्रेटजी जो 90 में इस्तेमाल की गई थी वो इस्तेमाल की जाएगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।